अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोफेसर यासिर चैप्टर नंबर 16 के साथ, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक एसी थ्रू इंडक्टर, आप लोगों की खिदमत में हाजिर। सबसे पहले माजरत आप लोगों से, लास्ट टाइम जितने लेक्चर्स हो गए हैं उसमें मेरा माइक का मसला था। अब माइक का इशू रिजॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ समझ लग रही होगी और प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी। टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। एसी थ्रू इंडक्टर में तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा इसकी डेफिनेशन को गौर कीजिएगा। इंडक्टर होता क्या है, डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के सामने। अ कॉपर वायर विच इज़ वाउंड ऑन अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कॉल्ड एन इंडक्टर। एक ऐसी कॉपर की वायर जिसको हम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल के ऊपर रैप कर देते हैं, उसे हम नाम देते हैं इंडक्टर का। और इट इज़ मेड फ्रॉम अ थिक वायर। ये थिक वायर से मिलकर बनी होती है। इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इसकी जो इंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो इट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। डायग्राम आप लोगों के सामने दी हुई है। इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स ये आप देख सकती हैं, जो सर्कुलर फॉर्म में है। ये एसी सोर्स का सिंबल है। ये एरोज शो करवा रहे हैं करंट की फ्लो की डायरेक्शन को। ये डिवाइस है जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ये इंडक्टर, और ये मैंने बनाई है सर्किट डायग्राम। करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होकर जब इस इंडक्टर में से फ्लो करेगा तो इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो अपनी एनर्जी स्टोर करता जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एम्पियर्स लॉ में आप लोगों ने एनर्जी पढ़ी थी, जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरनली सोलेनॉइड के अंदर मैक्सिमम स्टोर होती है। और मैंने आपको बताता चलूँ, सोलेनॉइड का ही दूसरा नाम इंडक्टर है। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ा, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ा, जैसे सोलेनॉइड वाला एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी, सेम उसी तरह हमारा ये एसी थ्रू इंडक्टर वाला टॉपिक है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, whenever current flows through an inductor coil then due to the alternating current an induced EMF is produced in the inductor। यानी जब भी हम कहते हैं कि करंट फ्लो करेगा कॉइल में से तो एसी प्रोड्यूस होता है इंडक्टर में और ईएमएफ जनरेट हो जाती है इस इंडक्टर में, जो अपोज करती है करंट को। आप लोगों ने पढ़ा हुआ लेंजेस लॉ, फेराडे लॉ, उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि जब करंट फ्लो करता है तो सोर्स हमेशा कॉज को अपोज करेगा। सेम उसी बेस पर ये काम करता है कि ईएमएफ जो पैदा हो रही है इसके अंदर वो अपने करंट को क्या करती है, अपोज। इक्वेशन देखें, ई एल यानी ए है ईएमएफ है फॉर इंडक्टर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, यानी ये इंडक्टेंस, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। और नीचे लिखा हुआ ई एल का यूनिट वोल्ट, वी का यूनिट भी क्या है, वोल्ट, तो दोनों का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। अब इक्वेशन 1 से गौर कीजिएगा, ई एल की जगह मैंने लिख दिया वी, और वी इक्वल टू क्या कर दिया है, एल मल्टीप्लाई बाय डेल आई बाय डेल टी। और यहाँ पर एल क्या है, कांस्टेंट है। और जब एल आपको पता कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज एल इज द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। और इंडक्टेंस जो है वो मोस्टली क्या रहती है, मोस्टली सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि आपने सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट रहेगी तो हमारा रिजल्ट वी और डेल्टा आई के दरमियान ये होगा, वी इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स डेल आई बाय डेल्टा टी, यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशन आ गया। नीचे देखिएगा जरा, v इक्वल टू डेल आई बाय डेल टी, तो यहाँ लिखा हुआ कि दिस इक्वेशन शोज दैट करंट वेरीज विद टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वोल्टेज की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू करंट, यानी करंट वेरी करेगा तो वोल्टेज वेरी करेगा और टाइम एक्सिस के ऊपर बढ़ता जाएगा। सर्किट डायग्राम के बाद मैं आ रहा हूँ फेजर डायग्राम की तरफ। ये फेजर डायग्राम देख सकते हैं आप सब। इस डायग्राम में यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जिसको हम टाइम एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस पर जिसको हम वोल्टेज एक्सिस कहते हैं, दो वैल्यू शो कर रहे हैं, दो ग्राफ शो कर रहे हैं। जो पहला ग्राफ है वो हमारा यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है, मैक्सिमम तक। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2। पाई बाय 2 के बाद ये वैल्यू 3 पाई बाय 2, यानी 1 पाई बाय 2 के बाद पाई, पाई मीन्स 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और 270 के बाद 360, 2 पाई तक हम जा रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी 0 से लेकर 260 तक एक पल्स बन रही है या एक ऑसिलेशन बढ़ रही है कंप्लीट। इसके अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू को हम चेक करते हैं। अगर करंट की बात करते हैं तो करंट हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वोल्टेज हमारा 90 पे है, करंट हमारा 0 पे है। इन दोनों में गैप देखें कितना, 90 माइनस 0, 90 आ गया। और यहाँ पर देखें क्वार्टर्स को आप चेक करें। पहला क्वार्टर देखें 0 से लेकर कितना है, पाई बाय 2 तक। दूसरा क्वार्टर देखें पाई बाय 2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। तीसरा क्वार्टर देखें पाई से लेकर कहाँ तक, 3 पाई बाय 2 तक। और चौथा क्वार्टर देखें 3 पाई बाय 2 से लेकर कहाँ तक, 2 पाई तक। ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल शो करवा रहे हैं कि ये वोल्टेज की वैल्यू है। और ये जो बिना सर्कल के यहाँ पाई है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई बिना सर्कल के, ये शो करवाने हमारे पास किसकी वैल्यू, करंट की। तो ज़रा गौर करें, वोल्टेज क्या करता जा रहा है, लीड करता जा रहा है, और करंट क्या करता जा रहा है,
लैग करता जा रहा है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ये थर्ड क्वार्टर है, जस्ट इसको शो करवाने के मैंने एक नीचे देखा है क्यूटी कर्व है, 4 टाइम का कर्व है वी आई के दरमियान, वोल्टेज और आई के दरमियान। तो ज़रा गौर करें, वोल्टेज की वैल्यू मैंने इस थर्ड क्वार्टर के ऊपर देखें कितनी वैल्यू लिखी है, 2 पाई है, और यहीं पर ये हमारे पास जहाँ पर ये वैल्यू 2 पाई है वहाँ दूसरी वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाय 2 है। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस देखिएगा जरा, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2, यानी 90 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम के बाद वेक्टर डायग्राम की तरफ चल, तो बिल्कुल वैसे जैसे कैपेसिटर में पढ़ा था, लेकिन हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर में एक डिफरेंस है, वहाँ करंट लीड करता था, यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है। वहाँ करंट लीड करता था, यहाँ वोल्टेज लीड करता है, वहाँ वोल्टेज लैग करता था, यहाँ करंट लैग कर रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 यानी पाई बाय 2 का। लास्ट चीज इस टॉपिक की जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, क्या, इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विच इज कॉल्ड रिएक्टेंस, या दूसरा नाम इसका इट इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा किसके बराबर है, 2 बाई एफ एल के बराबर। और अगर हम इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर, एक फैक्टर कौन सा, फ्रीक्वेंसी, दूसरा फैक्टर कौन सा, इंडक्टेंस। और यहाँ लिखा हुआ है इंडक्टर को डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, आप जानते हैं इंडक्टर एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा, सो इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एसी। अब आप कहेंगे इंडक्टर एनर्जी क्यों नहीं कंज्यूम कर रहा, उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास इंडक्टर में एनर्जी एक बार बढ़ती है फिर कम होती है, जहां कम होती है फिर वो बढ़ना शुरू होता है, तो टोटल एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो हमारी क्या बन जाती है, जीरो। वैसे भी पावर कंजम्पशन इसमें होती जीरो है क्योंकि एंगल 90 बनता है, लेकिन ये एनर्जी कंजम्पशन जीरो क्यों है, होती नहीं है कंज्यूम, उसकी वजह अगला टॉपिक आएगा पावर फैक्टर का, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एंड पे लिखा हुआ मैंने इंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड चोक, इस इंडक्टर का दूसरा नाम है चोक। चोक का टॉपिक बिल्कुल इसके नेक्स्ट है, लेकिन आखिरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कि इंडक्टर किसको अलाउ करता है, किसको ब्लॉक करता है। तो यहाँ बात खत्म करता हूँ ये कहकर कि इंडक्टर अलाउ डीसी बट इंडक्टर ब्लॉक एसी, बिल्कुल अपोजिट कैपेसिटर के। कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कैपेसिटर अलाउ एसी बट कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, लेकिन ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है और ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। उसमें 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके ऊपर डेपोजिशन होती है चार्जेस की, उस वजह से हम कहते हैं कि वो अलाउ करता है एसी को और डीसी को ब्लॉक करता है। और यहाँ उसके बरक्स है, यहाँ जस्ट एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फॉर्म में, सोलेनॉइड के अंदर, चोक के अंदर, इंडक्टर के अंदर, कॉइल के अंदर, जो अपना वायर्ड फॉर्म में होती है, जो रैप की गई होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डीसी को अलाउ करेगा, लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे, तो वो उसमें ब्लॉक होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।